नमस्कार विद्यार्थियों, श्री श्याम कॉलेज की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। इस क्लास में हम बीए बीएड फोर्थ ईयर के लिए भौगोलिक चिंतन का इतिहास पढ़ रहे हैं, जिसका ये 85वां भाग है। भौगोलिक चिंतन के इतिहास में हम पढ़ रहे थे ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा, ब्रिटिश भौगोलिक विचारधारा में हाफोर्ड, जॉन मैकिंडर के विचार हम पढ़ रहे थे। अब इनकी जो रचनाएं हैं उनके किस प्रकार से ब्रिटिश भूगोल का उद्भव हुआ, किस प्रकार से उसका विकास हुआ, ये सामान्य बातें हमने पढ़ी। इसके बाद में हाफोर्ड, जॉन मैकिंडर की जो रचनाएं हैं, जैसे ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री है, इसके अतिरिक्त ब्रिटेन एंड ब्रिटिश सीज, डेमोक्रेटिक आइडियल्स एंड रियलिटीज़, नेशन एंड मॉडर्न वर्ल्ड, राउंड वर्ल्ड एंड द विनिंग ऑफ द पीस, ये इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब इनकी अगला जो इनके जो विचार हमने पढ़े, उसमें इनकी जो विचारधारा हम पढ़ रहे थे, तो उसमें जैसे नियतिवाद के समर्थक हैं। इनके जो विचार हैं वो विशेषतः विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्रों में, यानी सुरक्षा की दृष्टि से जो क्षेत्र हैं, विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्र, इसके अलावा विश्व के शक्तिशाली क्षेत्र, ये जो क्षेत्र हैं इनके बारे में भी इनके जो विचार हैं वो क्या हैं? महत्वपूर्ण विचार ये रखते हैं इन चीज़ों के बारे में, जो विश्व के सामरिक महत्व के क्षेत्र हैं, विश्व के शक्तिशाली क्षेत्र हैं। इसके अलावा हमने पहले भी पढ़ा कि जॉन मैकिंडर जो हैं वो ब्रिटेन को विश्व शक्ति के रूप में देखना चाहते थे, सर्वोच्च स्थान विश्व में ब्रिटेन का देखना चाहते थे। तो इन्होंने अपने विचारों को अपने एक सिद्धांत में प्रस्तुत किया, जिसे हृदय स्थल की संकल्पना के नाम से जाना जाता है। तो इनकी जो विचार या विचारधारा में इनकी जो महत्वपूर्ण संकल्पना है, हृदय स्थल की संकल्पना। मैकिंडर का जो हृदय स्थल सिद्धांत है वो विश्व प्रसिद्ध है, दूरी क्षेत्र सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। मैकिंडर का हृदय स्थल सिद्धांत है हार्टलैंड कॉन्सेप्ट। हृदय स्थल सिद्धांत, हार्टलैंड कॉन्सेप्ट जो है, हृदय स्थल सिद्धांत जो हाफोर्ड, जॉन मैकिंडर का है, वो इनके द्वारा इस सामरिक महत्व और शक्तिशाली क्षेत्रों के विषय में इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और सर्वप्रथम 25 जनवरी 1904 को इनके द्वारा रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी, रॉयल ज्योग्राफिकल सोसाइटी के सामने अपना इनका जो भाषण प्रस्तुत किया गया था, उसमें यानी जो लेख इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया, जिसका नाम था दी ज्योग्राफिकल पीरियड ऑफ हिस्ट्री, एक शोध पत्र इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, या ये हम कह सकते हैं इतिहास की भौगोलिक दूरी।
द जियोग्राफिकल पिवट ऑफ हिस्ट्री। ये जो लेख इनके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, इसी में सर्वप्रथम अपने ये विचार इनके द्वारा प्रस्तुत किए गए थे, या हृदय स्थल की जो सिद्धांत है या दूरी की जो विचारधारा है वो इनके द्वारा प्रकाश बताया गया था इसमें। और इन्होंने कहा कि इतिहास की जो भौगोलिक धुरी है वो एशिया और यूरोप यानी यूरेशिया का विस्तृत क्षेत्र है। यानी धुरी क्षेत्र में इनके द्वारा क्या बताया गया, यूरेशिया का विस्तृत क्षेत्र क्या है, धुरी क्षेत्र, इसको इनके द्वारा माना गया है। यूरोप और एशिया, यूरोप एवं एशिया का जो आपस में जुड़ा हुआ भाग है उसको किस नाम से जाना जाता है, यूरेशिया के नाम से जाना जाता है। तो इनके द्वारा कहा गया कि जो इतिहास की भौगोलिक दूरी का जो विस्तृत क्षेत्र है या जो धुरी क्षेत्र है वो यूरेशिया का विस्तृत क्षेत्र है, जो कि जल शक्तियों के लिए पूर्णतः क्या है, अजेय है। जल शक्ति के माध्यम से उसको जीता नहीं जा सकता, जल शक्तियों का उसमें प्रवेश नहीं है, क्योंकि इस क्षेत्र की नदियां या तो आंतरिक सागर में गिरती हैं या बर्फीले आर्कटिक सागर में, आर्कटिक महासागर में गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ पर समुद्री शक्ति का प्रवेश नहीं हो सकता, जल शक्ति का प्रवेश इसमें नहीं हो सकता है। यानी हिमाच्छादित आर्कटिक सागर में गिरेंगी या फिर आंतरिक सागरों में गिरेंगी, जिसके कारण जलयान या सामुद्रिक शक्तियां हैं वो यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। दूरी क्षेत्र में जलयान या सामुद्रिक शक्तियां प्रवेश नहीं कर सकती, क्योंकि इस क्षेत्र की नदियां कहाँ गिरती हैं, आंतरिक सागर में या बर्फीले आर्कटिक महासागर में यहाँ की नदियां गिरती हैं, जिसके कारण यहाँ पर जलयानों का प्रवेश है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। इसको केवल सथल शक्ति के माध्यम से ही जीता जा सकता है। और इसी कारण जो मैकेंडर है वो ये चाहते थे कि ब्रिटेन को अपनी नाविक शक्ति या जल शक्ति के साथ साथ में अपनी जो स्थलीय सेना है उसको भी मजबूत करना चाहिए, अपनी स्थलीय शक्ति को भी इसके द्वारा मजबूत किया जाना चाहिए। तो धुरी क्षेत्र के बारे में, अब धुरी क्षेत्र कौन सा है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो ये तीन ओर से पर्वतों के द्वारा घिरा हुआ है और उत्तर में हिमाच्छादित आर्कटिक महासागर के द्वारा ये घिरा हुआ है। सबसे पहले तो धुरी क्षेत्र, धुरी क्षेत्र जो है वो उत्तर में आर्कटिक जो सागर है, बर्फीले आर्कटिक सागर से ये घिरा हुआ है। धुरी क्षेत्र कह सकते हैं, पिवट एरिया इसको हम कह सकते हैं। तो ये उत्तर में बर्फीले आर्कटिक सागर है, उत्तर में तो बर्फीला आर्कटिक सागर है। इसके तीन ओर से यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है। उत्तर में इसके बर्फीला आर्कटिक सागर है, तीन ओर से यह पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ प्रदेश है। तो यहाँ पर यह कहा गया है कि ये एक सुरक्षित, मैकेंडर ने कहा है कि ये जो क्षेत्र है, धुरी क्षेत्र जो है, सुरक्षित किले के समान है, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी बताया ये क्षेत्र है वो समुद्रिक शक्तियों से अलग है। समुद्रिक शक्तियों से यहाँ पर किसी भी प्रकार से आक्रमण है वो नहीं किया जा सकता, यानी ये
समुद्री शक्तियों के लिए बंद एवं सुरक्षित किले के समान है, सुरक्षित किले के समान है और शक्ति से सुरक्षित किले के समान है, बंद है, समुद्री शक्तियां यहाँ पर प्रवेश नहीं कर सकती। अब इसके विस्तार की हम बात करें तो ये क्षेत्र पश्चिम में वोल्गा नदी से लेकर के पूर्व में साइबेरिया तक फैला हुआ है। इसका जो पश्चिमी भाग है वो विश्व मानचित्र पर आप देख सकते हैं, पश्चिम भाग वोल्गा नदी से लेकर पूर्व में साइबेरिया तक फैला है। वोल्गा नदी रूस वाले क्षेत्र से, वोल्गा नदी का जो क्षेत्र है वहां से ये फैला हुआ है और वहां से लेकर के ये आगे चल करके साइबेरिया प्रदेश तक इसका विस्तार पाया जाता है। तो ये तो दोनों नदियों के बीच का मध्य का प्रदेश हो गया। उसके बाद की बात करें उत्तर दक्षिण में, तो उत्तर में हमने देखा कि उत्तर में इसके आर्कटिक सागर है जो कि ठंडा सागर है। अब दक्षिण में इसके वलित पर्वत हैं, दक्षिण में, उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में वलित पर्वत। ये तो इस प्रकार से क्या है, उत्तरी भाग है वो आर्कटिक सागर से जुड़ा हुआ है और दक्षिण भाग में वलित पर्वत हैं। वलित पर्वतों में जैसे हिमालय पर्वत है, हिंदुकुश पर्वत है, उनका विस्तार पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जो पामीर का पठार है उस क्षेत्र में इसका विस्तार है वो दक्षिण तक हुआ है। वलित पर्वतों में क्या है, हिंदुकुश और इसके अलावा पामीर पठार। तो पश्चिमी भाग में वोल्गा नदी से लेकर के पूर्व में ये साइबेरिया तक फैला हुआ है। उसके बाद में उत्तर में आर्कटिक सागर से लेकर के दक्षिण में जो वलित पर्वत श्रेणियां हैं जैसे हिमालय है, हिंदुकुश पर्वत है और पामीर का जो पठारी क्षेत्र है वहां तक इसका विस्तार है। तो ये धुरी क्षेत्र हो गया। अब धुरी क्षेत्र की विशेषता क्या है कि ये सथल की ये विशेषता है कि ये समुद्री शक्तियों के लिए बंद है और एक सुरक्षित किले के समान ये है। अब प्रवेश हेतु यहाँ पर एक ही रास्ता बनता है कि जो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच, यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच एक संकरा रास्ता यहाँ पर है। प्रवेश मार्ग एक तो यूराल पर्वत से और कैस्पियन सागर। तो यूराल पर्वत एवं कैस्पियन सागर के मध्य एक संकरा गलियारा है। प्रवेश मार्ग यहां से ही इस क्षेत्र में प्रवेश किया जा सकता है। बाकी यहाँ पर पर्वत श्रेणियां हैं, उत्तर में ठंडे प्रदेश हैं तो उसके कारण इसमें प्रवेश भी नहीं किया जा सकता। तो एक तो यूराल पर्वत और कैस्पियन सागर के बीच एक संकरा गलियारा और इसके अतिरिक्त इसमें आता है विशेषतः जो घास के मैदान हैं जिनको एशिया वाले भाग में स्टेपी के नाम से जाना जाता है। तो ये प्रवेश मार्ग में एक तो संकरा गलियारा और इसके बाद में हम ये कह सकते हैं स्टेपी घास के मैदान, स्टेपी घास के मैदान। तो ये यहाँ पर प्रवेश मार्ग है, एक तो स्टेपी घास के मैदान और दूसरा है यूराल पर्वत कैस्पियन सागर के बीच का जो एक संकरा गलियारा है उसको सम्मिलित कर सकते हैं। तो ये पूरा धुरी क्षेत्र का विस्तार हो गया। उत्तर में बर्फीला आर्कटिक सागर है, 3 और पर्वत श्रेणियां हैं जिसमें जैसे इसके दक्षिण की ओर पर्वत श्रेणियों में इधर तो हम वोल्गा नदी तक पश्चिम में, पूर्व में साइबेरिया तक फैला हुआ है, उत्तर में आर्कटिक सागर, दक्षिण में वलित पर्वत श्रेणियों में जैसे हिमालय, हिंदुकुश और पामीर के पठार के समान
जो क्षेत्र है उसमें फैला हुआ है। अब समुद्री शक्तियों से पूर्णतः सुरक्षित एवं बंद किले के समान धुरी क्षेत्र है। ये धुरी क्षेत्र की कुछ विशेषताएं इनके द्वारा बताई गई। इसी क्षेत्र को हृदय स्थल क्षेत्र का नाम भी दिया गया। समय समय पर इनके द्वारा इनमें परिवर्तन भी किए गए हैं। अब इसके बाद में दूसरा जो क्षेत्र बताया गया, जिसको इन्होंने आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी का नाम दिया, या इनर या मार्जिनल सरसेंट जिसको कहा गया है इनके द्वारा, आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। दूसरा क्षेत्र जो आता है वह आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। इससे बाहर की ओर जो फैला हुआ है वह, जो अलग अलग पेटियों में इनके द्वारा इस क्षेत्र को बांटा गया था। दूरी क्षेत्र के बाद दूसरा क्षेत्र आता है आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी। आंतरिक अर्ध चंद्राकार पेटी, ये दूसरा भाग है। अब आंतरिक अर्धचंद्राकार जो पेटी है उसमें कौन कौन से क्षेत्र है? इसके अंतर्गत एक तो यूराल पर्वत के पश्चिम का जो यूरोपीय भाग है उसको सम्मिलित किया गया है। यूराल पर्वत के पश्चिम का, पहला यूराल पर्वत के पश्चिम का यूरोपीय भाग सम्मिलित किया गया। तो ये भाग आ गया। इसके बाद में दूसरे क्षेत्र की बात करें तो इसमें ईरानी उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिम का एशियाई भूभाग, दक्षिण पश्चिम एशियाई भूभाग, ईरानी उच्च भूमि के, ईरानी भूमि के दक्षिण पश्चिमी एशियाई भाग इसमें सम्मिलित कर लिए जाते हैं। आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी की हम बात कर रहे हैं। इसके बाद में जो दक्षिणी पूर्वी एशिया को भी इसमें सम्मिलित किया गया है। दक्षिण पूर्वी एशिया, तो ये आसपास का विस्तृत क्षेत्र जो है इसका, उसको इसमें सम्मिलित किया गया है। इसके बाद में अंतिम जो क्षेत्र इसमें आता है, भारत और चीन के जो भूभाग हैं वो इसमें सम्मिलित हैं। भारत चीन के अधिकांश भूभाग कह सकते हैं या भूभाग कह सकते हैं, इसमें सम्मिलित किए गए हैं। तो आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी यूराल के पश्चिम का यूरोपीय भाग आ जाता है। इसके बाद में जो ईरानी उच्च भूमि दक्षिणी पश्चिमी एशियाई भाग हैं, दक्षिणी पूर्वी एशियाई भाग हैं, तो इनमें हम ये कह सकते हैं ये सागरीय भाग से जुड़े हुए हैं, इसलिए इनमें जल शक्ति का प्रवेश है वो आसानी से हो सकता है। यानी सागर तट स्थित होने के कारण ये आक्रमण प्रभावित स्थल इसको कह सकते हैं, सुरक्षित क्षेत्र इसको नहीं कह सकते। तो आंतरिक जो अर्धचंद्राकार पेटी है, यहाँ की जो नदियाँ हैं इनके बारे में मैकेंडर ने कहा कि यहाँ की नदियाँ महासागरों में गिरती हैं, तो ये क्या है, समुद्री आक्रमण से अभेद्य है, यानी यहाँ पर समुद्री आक्रमण किया जा सकता है। क्षेत्रों में जैसे इसमें संपूर्ण पश्चिमी यूरोप आ गया, उत्तरी अफ्रीका भी आ गई। अगर छोटे छोटे शब्दों में हम देखें तो दक्षिणी पश्चिमी एवं दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी एशिया इसमें आ जाते हैं, जो कि मैंने इसमें भी आपको बताया है। जैसे संपूर्ण पश्चिमी यूरोप आ गया, यानी यूराल के पश्चिम वाला यूरोप आ गया, ईरानी उच्च भूमि के दक्षिण पश्चिमी एशियाई भाग आ जाते हैं, दक्षिणी पूर्वी एशिया आ जाता है, भारत और चीन के भूभाग भी आ जाते हैं। तो ये कह सकते हैं दक्षिणी पूर्वी एवं दक्षिणी एशिया के भाग हैं वो इसमें सम्मिलित हो जाते हैं। तो ये आंतरिक अर्धचंद्राकार पेटी के नाम से जाना जाता है। अब इसके बाद में आंतरिक जो अर्धचंद्राकार की पेटी है उसके बाहर का जो भाग है उसको बाह्य या द्वीपीय अर्धचंद्राकार पेटी इसको कहा गया है। बाह्य या द्वीपीय अर्धचंद्राकार पेटी, बाह्य या द्वीपीय पेटी या द्वीपीय अर्धचंद्राकार पेटी इसको हम कह सकते हैं। अब इसमें जो भाग आते हैं उसमें द्वीपीय भागों को भी सम्मिलित किया गया है, जैसे उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया को इसमें सम्मिलित किया गया है। ये कह सकते हैं दोनों अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया इसमें
आ जाते हैं। ये कौन सी पेटी है? ये अर्धचंद्राकार जो आंतरिक पेटी है उसके बाहर वाली द्वीपीय पेटी भी इसको कहा गया है, या बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी भी इसको कहा गया है, आउटर सनसट भी इसको कहा गया है। अब इसमें ब्रिटेन वाले भाग भी आ जाते हैं, उत्तरी एवं दक्षिणी अमेरिका है, इसके अलावा दक्षिणी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को इसमें सम्मिलित किया गया है। ब्रिटेन कह दें, इसके बाद में दक्षिणी अफ्रीका और जापान जो भाग हैं वो इसमें बाहरी जो या द्वीपीय भाग में सम्मिलित इनको किया गया है। सारा का दक्षिण यानी दक्षिणी अफ्रीका वाला भाग आ जाता है। जापान, ग्रेट ब्रिटेन के जो प्रदेश हैं वो इसी में सम्मिलित किए जाते हैं। अब ये जो सारे क्षेत्र हैं ये समुद्र द्वारा ही पृथक हैं और यहाँ पर समुद्र के द्वारा ही ये जुड़े हुए हैं, यानी इनमें ये कह सकते हैं कि समुद्र के द्वारा भूभाग अलग होते हैं और इनको जोड़ने के लिए भी समुद्री शक्ति की आवश्यकता पड़ती है, यानी जलयान की आवश्यकता पड़ती है इन क्षेत्रों को। तो ये बाह्य पेटी में इनको सम्मिलित किया गया है। अब जो धुरी क्षेत्र के बारे में हमने पढ़ लिया, आंतरिक एवं बाह्य अर्धचंद्राकार पेटी के बारे में पढ़ लिया। अब विशेषतः जो इसमें बार बार में परिवर्तन भी किए गए थे, जैसे कि जो हृदय स्थल है तो उसको दूर क्षेत्र के विस्तृत में, जैसे पश्चिम में वोल्गा बेसिन से पूर्व की साइबेरिया तक और उत्तर में आर्कटिक और दक्षिण में जो ईरान वाला हिमालय पर्वतीय वाला भाग है या वहाँ तक ईरान एवं हिमालय पर्वत वाले भाग तक इसको सम्मिलित किया गया था। तो बार बार इसमें इनके द्वारा परिवर्तन भी किए गए सामरिक दृष्टि के उद्देश्य से। तो यहाँ पर 3 ये पेटियाँ बताएंगी जिनके बारे में हमने पढ़ा। अब मैकिंडर ने जो विचार प्रस्तुत किया इसमें विशेषतः सबसे ज़्यादा जो महत्व दिया गया वो सामुद्रिक शक्ति से सुरक्षा को महत्व दिया गया, क्योंकि उस समय रेल मार्गों का ज़्यादा विकास नहीं हुआ था, परिवहन के अन्य साधन जैसे वायु मार्ग है उनका भी विकास नहीं हुआ था। समुद्री शक्ति उस समय महत्वपूर्ण थी। तो समुद्री शक्ति से सुरक्षित होना ही इनके द्वारा ये कहा गया कि समुद्री शक्ति से अगर हम सुरक्षित हो जाते हैं तो ये हो सकता है कि पूर्ण प्रदेश है वो एक सुरक्षित प्रदेश में इसको हम सम्मिलित कह सकते हैं। तो ये हार्टलैंड से संबंधित हमने थोड़े जो विचार हैं मैकिंडर के देखे, और इन्हीं विचारों के आधार पर इन्होंने ये कहा कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वो हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है। यानी पूर्वी यूरोप पर जो शासन करेगा वो हृदय स्थल को नियंत्रित करेगा, और जो हृदय स्थल को के ऊपर शासन करेगा वो विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा। जो हृदय स्थल पर शासन करेगा वो क्या करेगा, वह विश्व द्वीप को नियंत्रित करेगा। ये आप कोटेशन थोड़ी याद रखें कि जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, और जो हृदय स्थल पर शासन करता है वो किसको, विश्व द्वीप को नियंत्रित करता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वो संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है। यानी वो रूल्स ईस्ट यूरोप कमांड्स द हार्टलैंड, वो रूल्स हार्टलैंड कमांड्स द वर्ल्ड, वो रूल्स द वर्ल्ड, आइसलैंड कमांड्स द वर्ल्ड। यानी जो पूर्वी यूरोप पर शासन करता है वह हृदय स्थल को नियंत्रित करता है, जो हृदय स्थल पर शासन करता है वह विश्व द्वीप को नियंत्रित करता है, और जो विश्व द्वीप पर शासन करता है वह संपूर्ण विश्व को नियंत्रित करता है। इसी आधार पर मैकिंडर के द्वारा ये विचार प्रस्तुत किए गए थे। तो थोड़ा सा मैंने आपको जो इनका हृदय स्थल सिद्धांत है उसकी जो मुख्य बातें हैं उनके बारे में मैंने आपको इसमें बताया। इसके बाद में इसमें कुछ परिवर्तन हुए, इसकी आलोचनाएं कुछ हो रहे हैं, वो रहता है इसमें, जो कि हमारे लिए इतना जो मुख्य बातें ही वही जो महत्वपूर्ण बातें थी वो मैंने आपको बता दी हैं इसमें। धन्यवाद।